Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Manufacturing Industry and a very hearty welcome to our YouTube channel that is Nagin Study of Politics। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम MCQs या ट्रू फॉल्स वगैरह जो स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और इनमें से जो क्वेश्चंस अब आपके कटे हुए हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन उनको बस सिंपल पढ़ लेंगे। लेकिन बीच बीच में आपको वो क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके कटे हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कई सालों के हैं जो कि बहुत पिछले सालों से चलते आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मिलने की संभावना पूरी पूरी है। संभावना ही नहीं, वो पक्का मिलेंगे बेटा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आया होगा मैं उसको बता दूंगा बीच में, तो आपको उसको पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से नहीं करना है, बल्कि अपनी इंडिविजुअल नॉलेज के लिए आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ जूट, फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपकी जूट की खेती है जो वो आपकी चली गई, लेकिन रबड़ की भी बेटा, रबड़ आपकी खेती में इंक्लूड होता है। आपके जो क्वेश्चन आए हैं उसमें इंक्लूड होगा रबड़। प्रोसेसिंग ऑफ जूट एंड रबड़ फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आते हैं, जो मिनरल्स इसमें चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, या पेट्रोलियम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपका जैसे ऑयल एंड पेट्रोल से रिलेटेड इंडस्ट्री होगी, या फिर आपकी आयरन एंड स्टील हो गई, या आयरन एंड स्टील के अलावा हम बोल सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गई। ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। और बिजनेस बेस्ड तो कोई हमने पढ़ा ही नहीं बेटा, बिजनेस तो हम किसी में भी कर सकते हैं, चाहे वो एग्रो बेस्ड है चाहे वो मिनरल बेस्ड है। तो बिजनेस के आधार पर हमने एग्रीकल्चर को नहीं बांटा था, हमने बस इतना बताना है इसमें एग्रो बेस्ड कौन सी है और मिनरल बेस्ड कौन सी है। तो इसके बारे में तो हमें पता लग गया कि जूट और रबड़ दोनों एग्रीकल्चर के सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो इसमें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बेटा, वो आती है किसको लेकर चलती है बेटा, जूट एंड रबड़ को। तो इससे आगे चलते हैं, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स बेस्ड प्रोडक्ट, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वुलन भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और कॉटन भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से कौन रिलेटेड है बेटा, सीमेंट। आपकी हालांकि कटा हुआ है, लेकिन मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट का तो आपको पता होना ही चाहिए ना कि बेटा ये मिनरल बेस्ड है और ये आपका एग्रीकल्चर बेस है। तो देखिए वूलन, आपका वूलन तो सेकंड स्टेप होता है, जिसमें आपका जो फाइबर वगैरह से मैंने आपको सिखाया था, सेकंड स्टेप में आता है जब भी वीविंग और नीटिंग वगैरह होती है। तो ये आपकी कौन सी इंडस्ट्री होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अगर हम टी की बात करें तो टी कैसी है, ये भी एग्रो बेस्ड है, और कॉटन की बात करें ये भी कौन सी होती है, एग्रो बेस्ड होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन डी बचता है, जो कि सीमेंट। तो सबसे अलग भी दिखाई दे रहा है मुझे कि सीमेंट सबसे डिफरेंस है, तो सीमेंट हमारी कौन सी हो जाएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, भाई इनमें से क्या ऐसी चीज है डायरेक्ट यूज के लिए। देखो एल्यूमिनियम है, उसको भी आप दूसरी इंडस्ट्री में बेचते हो ताकि उसके द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा सके, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स का काम करता है। कॉपर भी जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भेज दिया, पेट्रोकेमिकल को भी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर आप भेज देते हैं। तो सबसे एक ही चीज है जिसका हम डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं, वो है शुगर, जो कि एग्रो बेस्ड में जैसे ही शुगर का प्रोडक्शन हुआ, शुगर आपकी प्रोडक्शन होने के बाद जिप्सम के डायरेक्ट यूज में आ जाती है। लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा आपको, जिस चीज का ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट यूज के अलावा शुगर का इस्तेमाल भी कंजप्शन के अलावा इंटरमीडिएट गुड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हलवाई होता है, वो भी इसको एक रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करता है। बट इसने इतना पूछा कि जिसको प्रोड्यूस करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कंज्यूमर्स, तो कौन सी है बेटा, शुगर है बेटा, जिसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट फिनिश गुड के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसका फिनिश गुड्स के अलावा इसका इंटरमीडिएट गुड्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दैट इज जो डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर जो करते हैं, कौन सी आएगी बेटा, शुगर आएगी। द फॉलोइंग कंट्रीज आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, कौन है बेटा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद किसका स्थान आता है बेटा, हमारा स्थान आता है। तो बांग्लादेश की इसका प्रोडक्शन करती है बेटा, जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है बेटा, बांग्लादेश। बांग्लादेश किसका प्रोडक्शन करती है, आपके जूट का प्रोडक्शन करती है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन करती है किसका बेटा,
जूट का। लेकिन दूसरे नंबर पर बात करें तो इंडिया आता, पाकिस्तान का और नेपाल का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो हमारी सबसे पहली कंट्री कौन सी आएगी? बांग्लादेश आएगी। लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड, जो स्पिंडल्स है बेटा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कहाँ पे, इंस्टॉल्ड कहाँ पे किए गए, ध्यान रखना। इंस्टॉल्ड के बारे में ज्यादा पूछा है बेटा। कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स कहाँ पे बेटा? चाइना के अंदर किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। Which of the following activity employ people in the manufacturing of primary material into finished good? कौन सी इंडस्ट्री में बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्राइमरी मटेरियल जो आपको मिले प्राइमरी एक्टिविटीज से वो फिनिश गुड्स को बनाने में लगे होते हैं? तो दैट इज योर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इसको मैंने डिटेल से आपको बताया था कि जब भी हम कभी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में प्रोडक्शन होता है बेटा, ऐसी चीजों का प्रोडक्शन होता है जो चीजें आपकी, वो प्रोडक्शन बेटा, जो प्रोडक्शन आपकी प्राइमरी में हुआ है वो होती है जो आपकी नेचर से रिलेटेड होती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री हो गई, सॉरी एग्रीकल्चर के में जैसे क्या क्या आती है, फिशिंग आ गई, आपकी एग्रीकल्चर है जैसे जूट की खेती आ गई, कॉटन की खेती आ गई, जिसमें हमें डायरेक्ट डायरेक्ट नेचर से हमें प्राइमरी प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। और जब इन प्रोडक्ट को भेजकर इंडस्ट्री में इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्विस। और जब हमारे कोई भी सर्विस जितने भी आते हैं वो सारी, चाहे ट्रांसपोर्ट की है, चाहे कम्युनिकेशन की है, या कोई टीचर सर्विस दे रहा है, या कोई लॉयर सर्विस दे रहा है, जितने भी सर्विस सेक्टर होता है वो हमारा होता है बेटा, हमारा टर्सरी एक्टिविटीज होती है। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। प्राइमरी एक्टिविटीज में तो प्रोडक्शन होता है नेचर के द्वारा, एग्रीकल्चर माइनिंग होगी, फिशिंग होगी, एग्रीकल्चर किसी भी खेती की होगी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, गुड्स की प्राइमरी मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। सो आंसर विल बी सेकंड, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन सा आएगा? प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स में बदला जाएगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज को बोलेंगे। इंडस्ट्रियल कोस्ट डैश पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल से देखो, इंडस्ट्रियल से एयर पोल्यूशन भी होता है, इंडस्ट्रियल से वाटर पोल्यूशन भी होता है, इंडस्ट्रियल से लैंड पोल्यूशन भी होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल से सबसे ज्यादा कौन सा पोल्यूशन होता है बेटा? एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ पे अगर ऐसे आपको चुनना हो तो आप एयर ही लगाइए, वरना सारे पोल्यूशन आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट्स भी वाटर में भी तो जाते हैं ना बेटा, और जिससे हमारी क्या होती है बेटा? वाटर पोल्यूशन होता है। हम इंडस्ट्रीज के कारण नॉइस भी ज्यादा होती है तो कौन सा पोल्यूशन होता है? नॉइस पोल्यूशन भी होता है। और इंडस्ट्रियल के द्वारा हमारा इंडस्ट्री क्या कुछ करती है बेटा? हमारी लैंड को भी क्या करती है? डिग्रेड करती है। तो कौन सा पोल्यूशन होता है बेटा? लैंड डिग्रेडेशन के साथ लैंड पोल्यूशन होता है। इसमें सारे पोल्यूशन होते हैं जो हमारे अंडर आते हैं, किसके? इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि इंडस्ट्री जो है हमारी, चारों में से एक को आपको चुनना है। तो अगर आपको चार में से एक को कभी भी चुनना पड़े तो प्लीज आप एयर को चुनिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है इनके द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। टूल, इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर etc आर सप्लाइड बाय, किसके द्वारा? इंडस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा सप्लाई करती है इनको, इंडस्ट्री सप्लाई करती है। पीपल तो ले रहे हैं, इनको खरीद रहे हैं, लेकिन जो भी आपके टूल्स, इम्प्लीमेंट, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर हैं, ये सारे के सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं बेटा। जो कि आपकी मॉडर्न इक्विपमेंट आपको कहाँ से मिलते हैं बेटा? इंडस्ट्री से मिलते हैं। तो इनकी सप्लाई भी कौन करती है? इंडस्ट्री करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पीपल नन ऑफ दीज नहीं आएगा, बल्कि इसके बदले क्या आएगा? इंडस्ट्री आएगा। Each sector is considered as the backbone in the overall economic development में सर्विस सेक्टर को क्या माना गया बेटा? बैकबोन। ओवरऑल सेक्टर में, ओवरऑल पूछे ना बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो आपका सर्विस सेक्टर आएगा। लेकिन अगर आपका पूछे मतलब सिंपली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में माना गया है तो क्या मानेंगे बेटा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मानेंगे। लेकिन फिर भी ये तीनों के तीनों ना बेटा डिपेंड करते हैं कि आपका देश कैसे है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आप लिख सकते थे, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ना जिक्र के ये ऐसे बोले था, इन डेवलपिंग कंट्रीज एज द बैकबोन इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन माना गया? तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये ऐसा बोल देता डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को माना जाता है बैकबोन। लेकिन जब आप करता है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की हो रही है तो उसमें किसको माना जाएगा? सर्विस सेक्टर को माना जाएगा, जहाँ पे स्किल्ड की व्यवस्था ज्यादा होगी। जिस देश में जितने ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति होंगे, जितनी ज्यादा सर्विस होंगी बेटा, वही ज्यादा उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने वाला है। द इंडस्ट्री विच हैव हैवी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या बोलते हैं उसको बेटा? बोथ ए एंड बी, लाइट इंडस्ट्री, मार्केट। नहीं, वो तो हैवी इंडस्ट्रीज होती है बेटा जिसमें हैवी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज हैवी मटेरियल का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है उनको क्या बोलते हैं बेटा? हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
So the following is transport into a wide variety of finished goods बेटा। कौन सी फॉलो करती है बेटा, ट्रांसपोर्ट कर देती है इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स में, किसको कर देती है बेटा, वाइड वैरायटी किसी कर देती है बेटा, गुड्स की सप्लाई कर देती है। ऐसी कौन सी है बेटा जो इंडस्ट्रीज के बारे में हमें देखना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारी जो इंडस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, दैट इज ट्रांसपोर्ट इनटू वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है, दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल। देखो ये जो था फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, किसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश गुड्स और हायर वैल्यू में, दैट इज रॉ मटेरियल। देखो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स भी हमारी कौन सी होती है, फाइनल गुड्स होती हैं। तो किसको कन्वर्ट करते हैं बेटा, हम आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, जो हमारा क्या होता है बेटा, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, हम फर्निश गुड्स में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चर्ड गुड और इंडस्ट्रियल गुड ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट है बेटा, तो उनका आने का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो क्या आएगा, तो हमारा रॉ मटेरियल है उसको आप क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फर्निश गुड्स में हायर वैल्यू की। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं फर्निश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, फर्निश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोलेसिस हमेशा कहाँ से मिलता है बेटा, ये आपको गन्ने से मिलता है, शुगर केन से मिलता है, और इसके द्वारा आपको रम बनाई जाती है बेटा। मोलेसिस से क्या बनाई जाती है, रम भी बनाई जाती है, ये भी एक एप्लीकेशन होती है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द जीडीपी, 17% है। ध्यान रखना बेटा, वीडियो के अंदर भी पढ़ाया था, 19% इन टोटल, 29% इन टोटल, 21% इन टोटल, 31%, 17% है बेटा, जो कितना है टोटल है। देखिए द मिनरल बेस, शुगर कॉफी और टी आपको अलग से दिख रही है बेटा, किससे रिलेटेड है, ये आपकी एग्रो बेस से रिलेटेड है। और दूसरे वाली जो पेट्रोकेमिकल है ये आपकी मिनरल बेस इंडस्ट्री है। तो आपका सीधा सीधा जो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है जो आपके, शुगर है, टी है एंड कॉफी है, ये आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तथा जो हमारी पेट्रोकेमिकल है वो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो पेट्रोकेमिकल्स आएंगे वो किसके अंडर आएंगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर आएंगी। जो द फॉलोइंग occurs after the increase in the industrial activities, कौन सा होता है बेटा, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो जाती है बेटा, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में तो होता है अर्बनाइजेशन होता है बेटा, रूरल एक्सपेंशन में नहीं होता, डेवलपमेंट, लॉस ऑफ लेबर बोल रहे नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा बेटा, यहाँ पे ये होता है। दिस इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैस, इसके द्वारा हाई प्रोपोर्शन सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें पता है एयर पोल्यूशन में होता है बेटा। मैंने कल एयर पोल्यूशन के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स आपके लिटिल भी होते हैं और पार्टिकल आपके सोलिड भी होते हैं और आपके लिक्विड भी होते हैं। दोनों तरह के पार्टिकल्स आपको मिलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है उसमें आपको हाई प्रपोर्शन डिजायरेबल अनडिजायरेबल गैस का देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब चीजों का देखने को मिलता है। जो द फॉलोइंग इज इमिटेड बाय द केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक लेन्स, रिफाइनरीज, मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा सारे फॉग भी रिलीज किया जाता है, स्मोक भी रिलीज किया जाता है, वाटर वेपर भी रिलीज किए जाते हैं इसके द्वारा। पेपर फैक्ट्रीज है, ब्रिक लेन्स है, रिफाइनरीज है या मेल्टिंग प्लांट्स है, सब क्या रिलीज करते हैं बेटा, फॉग भी रिलीज करते हैं, स्मोक को भी रिलीज करते हैं, वाटर वेपर को भी रिलीज करते हैं और ऑल ऑफ दीज को भी रिलीज करते हैं। Which one of the following is Which one of the following is manufactured at Salem? Salem में क्या देखो, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, Salem में किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है बेटा, स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। तो द फॉलोइंग एडवर्सली इफेक्ट, एडवर्सली का मतलब होता है बेटा नेगेटिव इफेक्ट डालती है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, एटमॉस्फेयर एंड होल के ऊपर बेटा। तो फॉलोइंग एडवर्सली इफेक्ट कौन सा डालता है बेटा, हेल्थ, एनिमल, प्लांट, बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज होल के रूप में पूछा है बेटा, टोटली पूछा है पोल्यूशन के रूप में। जैसे नॉइज पोल्यूशन में आपके एनिमल्स नहीं आएंगे ना, एनिमल्स तो दूर रहेंगे नॉइज से, कहीं पे भी जा सकते हैं। और प्लांट्स है बेटा, और दूसरा क्या बिल्डिंग है बेटा, इनमें ज्यादा दिक्कत किस चीज से होती है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसका आंसर क्या आएगा, एयर पोल्यूशन। जब चारों में से चुनना एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ को सबको डालता है बेटा एज होल के रूप में, तो इसका आंसर क्या आने वाला आपका, एयर पोल्यूशन आने वाला है। So the following is caused by the discharge of the organic and inorganic industrial waste effluents के द्वारा होता है बेटा। तो जो सा होता है बेटा डिस्चार्ज होने से होता है वो कौन सा होता है बेटा, वाटर पोल्यूशन होता है।
एयर पोल्यूशन नहीं डिस्चार्ज होता, थर्मल नहीं होता, तो इसलिए क्या बोल रहा है, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं बेटा, इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी को क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट्स बोलते हैं। तो ये सारा सब कुछ होता है बेटा, जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। Which one of the following organization is responsible for the marketing of steel of the public sector undertaking का तो कौन सी सेल है बेटा, ध्यान रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मार्केटिंग करने के लिए स्टील ऑफ द पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग में, SAIL आती है। पेपर, pulp, chemical, textile, dyeing and petroleum refining energy are available for which type of pollution, that is water type। जैसे डाई वगैरह जो आते हैं ना टेक्सटाइल से, केमिकल वगैरह निकलते हैं, पेपर के पल्प वगैरह से निकलते हैं, और टैनरीज वगैरह से निकलती हैं। तो इस टाइप के पोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप के पोल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा क्या, ऐसा पोल्यूशन हमारा होता है वाटर पोल्यूशन होता है। कौन सा पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो हमारा ध्यान रखना, ये एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ये वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, ये सीधा सीधा कौन सा सोइल वाटर पोल्यूशन होगा, और ये नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, ना कि इनमें से नन ऑफ दीस होगा। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बेटा क्या सेल्फ रिलायंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में, टेक्सटाइल इज द ओनली इंडस्ट्री जो क्या बेटा सेल्फ रिलायंट है, इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, रॉ मटेरियल से सीधा अपना क्या बना देती है, फिनिश प्रोडक्ट का निर्माण कर देती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कौन सी इंडस्ट्री है बेटा, हमारी सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन ओडिशा। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ध्यान रखना राउरकेला में प्रेजेंट है बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जो आपके वहां मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसको प्रोसेसिंग करना। जूट के रबड़ बाल किसके अंदर आता है, एग्रोबैक्स के अंदर आता है बेटा। मिनरल बेस्ड कौन सा प्रोडक्ट है, सीमेंट है। स्टील अथॉरिटी किसका एग्जांपल है बेटा, वो तो मिनरल बेस्ड भी है और बेसिक इंडस्ट्री भी है। प्रोड्यूस ऑफ डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर कौन कर सकता है, शुगर को कर सकते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट का बांग्लादेश है बेटा। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑफ द स्टील किसमें बेटा, चाइना में है। Each of the following activities में people में प्राइमरी सिक्स में गुड्स बना देते हैं, सेकेंड एक्टिविटी बनाते हैं। इंडस्ट्री को सारे पोल्यूशन करती है वैसे तो, लेकिन मेनली आए तो एयर पोल्यूशन लिखना है। टूल्स इंप्लीमेंट फर्टिलाइजर ट्रैक्टर एक्सेट्रा केवल सप्लाइड बाय किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है बेटा, इंडस्ट्री के द्वारा। Which sector is considered as the backbone in the overall economic development of country? कौन सा सेक्टर है बेटा, सर्विस सेक्टर है। The industry which have heavy type of raw material है बेटा, वो कौन से बेटा, नॉन ऑफ दीज आएगा बेटा। हेवी टाइप्स ऑफ किसमें होते हैं, हेवी तरह की इंडस्ट्री होती है, उनमें क्या आते हैं बेटा, हेवी इंडस्ट्री में आते हैं। Which of the following is transformed into a wide variety of finished goods में हायर वैल्यू में चेंज कर देती है किसको, रॉ मटेरियल को चेंज कर देती है बेटा। मोलेसिस से क्या बनता है बेटा, रम बनाई जाती है। कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी का, 17% है। मिनरल बेस्ड कौन सी है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। जब द फॉलोइंग after the increase in the industrial activities में urbanization आता है बेटा। Dash is caused by the presence of high proportion of undesirable gases, sulfur dioxide and carbon monoxide। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे मिलते हैं आपको, एयर पोल्यूशन में मिलते हैं। Which of the following emitted by the chemical के द्वारा, पेपर फैक्ट्रीज के साथ, मिल्क के साथ, रिफाइनरीज के द्वारा, सीमेंट प्लांट में से किसको, आपको सारी चीजें रिलीज करते हैं, फॉग भी, वाटर वेपर भी और स्मोक भी। सेलिंग में किसका मैन्युफैक्चर होता है बेटा, स्टील का होता है। एडवर्स इफेक्ट डालती है बेटा एनिमल प्लांट बिल्डिंग एटमॉस्फेयर को, एयर पोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के और सल्फर डाइऑक्साइड के, वो एटमॉस्फेयर के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ है जो बेटा आपकी पे सारी की सारी हेल्थ है जो आपकी बेटा उनके ऊपर भी क्या डालती है, एडवर्सली इफेक्ट डालती है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो पेपर, पल्प और जैसे केमिकल, टेक्सटाइल है, डाइंग प्रॉब्लम किसके साथ होती है बेटा, वाटर पोल्यूशन के साथ डालती है। फुल इंडस्ट्री इंडिया में सेल्फ रिलायंट कौन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन ओडिशा में, क्या राउरकेला प्रेजेंट है बेटा, कहाँ पे, ओडिशा में प्रेजेंट है। Complete the following statement with the appropriate word के साथ बताना बेटा। रॉ मटेरियल इज द प्राइम कंसीडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या बोल रहा बेटा, रॉ मटेरियल इज द प्राइम कंसीडरेशन ऑफ किसका होगा बेटा, इंडस्ट्रीज का होगा। किसका होगा, इंडस्ट्रीज का। तो रॉ मटेरियल जो प्राइम कंसीडरेशन किसका होता है बेटा, उसका होता है इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे क्या जाते हैं, रॉ मटेरियल जाते हैं। रॉ मटेरियल से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं। फिनिश प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं बेटा, उसका इस्तेमाल हम अपनी सारी की सारी चीजों में अपनी फिनिश की कंजप्शन करने में करते हैं। तो रॉ मटेरियल कहाँ पे जाते हैं बेटा, इंडस्ट्री में जाते हैं। डैश इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स एट होम एट ए कॉटेज इंडस्ट्री।
तो कौन सी इंडस्ट्री है बेटा जो प्रोवाइड करवाती है एम्प्लॉयमेंट इनको व्यूअर्स को एट होम में कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में? हैंड्स ऑन खादी। कौन सी इंडस्ट्री बेटा? हैंड्स ऑन खादी इंडस्ट्री है बेटा, जो आपको क्या कॉटेज इंडस्ट्री होने के साथ साथ बेटा क्या प्रोवाइड करवाती है? एम्प्लॉयमेंट होम पर प्रोवाइड करवाती है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है बेटा जूट का आफ्टर बांग्लादेश? इंडिया है। सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले प्रोडक्शन भी ज्यादा सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? बांग्लादेश में होती है। और जिसका एक्सपोर्टर भी लार्जेस्ट कौन है बेटा? बांग्लादेश है। और इंडिया कौन से नंबर पर आता है बेटा? सेकंड नंबर पर आता है। किसके बाद? आपकी बांग्लादेश के बाद कौन से नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर आता है। The dash strength of country is measured by the development of an industry. The strength of country is in measured by the development of an industry. जो हमारी कौन सी चीज होती है जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है कंट्री की मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री? तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है बेटा कंट्री की वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? बाय द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी बेटा? गुजरात में एस्टेब्लिश की गई थी। और एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल को कुछ सीमेंट में से जूट में सीमेंट अलग से दिखाई दे रहा है, मिनरल बेस्ड है बेटा जिसमें जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो हमारी जो मेन एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल वो कौन सा बेटा? जूट है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन कहाँ पे लोकेटेड होती है बेटा? मोस्ट इंडिया में जूट मिल्स बेटा वेस्ट बंगाल में होती है। नंबर 3 फ्लुएंट फॉर्म्स के बारे में बताइए। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है वेयर इट इज यूज्ड ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना बेटा। द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स 1 लाख वर्कर डायरेक्टली। कितनों को कितने लाख वर्कर्स को डायरेक्टली दे सकती है बेटा? झूठ फॉल्स है बेटा, ये बिल्कुल फॉल्स है कि जूट इंडस्ट्री 1 लाख वर्कर को डायरेक्टली नहीं लेती, इससे ज्यादा ले सकती है या कम ले सकती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और मेटल एंड मिनरल्स होते हैं बेटा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? मेटल्स है मिनरल्स है जो मेटल्स को मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती है बेटा। मेटल को और मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती है वो कौन सी इंडस्ट्री होती है बेटा? आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है। तो इस तरीके से एक और हो जाएगा हमारी। आयरन एंड स्टील कैसी इंडस्ट्री? हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री उनको बोला जाता है बेटा जिनमें हैवी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सो यू कैन से दैट आयरन एंड स्टील क्या है बेटा? हमारी हैवी इंडस्ट्रीज है। इंडिया ऑक्यूपाइज सेकंड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ वुड एंड खांडसरी। इंडिया किसको ऑक्यूपाई करती है बेटा? वुड और खांडसरी को सेकंड प्लेस पर ऑक्यूपाई करती है। तो किसको? वुड को और खांडसरी को। तो हम कह सकते हैं बेटा इंडिया को क्या करती है बेटा? वुड और खांडसरी को ऑक्यूपाई सेकंड प्लेस नहीं है बेटा, हमारा फर्स्ट प्लेस है बेटा वुड बनाने में और खांडसरी बनाने में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल अगर कहीं पे पहली बार एस्टेब्लिश की गई है तो कहाँ पे की गई थी बेटा? वो मुंबई में की गई थी 1854 में 1854 में। तो पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पे लगाई गई थी बेटा? मुंबई में लगाई गई थी कहीं 1880 1854 में। द हैंड्स ऑन खादी प्रोवाइड कर दी लार्ज स्केल इम्प्लीमेंट टू इंजीनियर होंगे आपका ऊपर भी आएगा तो क्या बेटा? ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स के बाद रिवाइज कर लेते हैं। जूट इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? 1 लाख वर्कर को डायरेक्टली, गलत बात है। सेकंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसका इस्तेमाल करती है रॉ मटेरियल के रूप में? मेटल्स का और मिनरल्स का। तो बिल्कुल ट्रू है। आयरन एंड स्टील जो है बेटा कंसीडर हैवी इंडस्ट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है, ये भी क्या बिल्कुल ट्रू है। और इंडिया ऑक्यूपाई सेकंड प्लेस नहीं है बेटा, ध्यान रखना। गुड़ और खांडसरी जो आपकी आपकी शुगर केन से बनाई जाती है उसका मटेरियल होता है, ध्यान रखना। मोलेसिस हो गया, खांडसरी होगी, गुड़ हो गया, शुगर हो गया, ये सब किसके प्रोडक्ट्स हैं बेटा? ये सारे शुगर केन के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इंडिया हैज द नंबर 1 प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड खांडसरी में हमारा नंबर 1 प्रोडक्शन आता है, नंबर 1 नंबर आता है। तो हमारी पहली अगर कोई भी टेक्सटाइल मिल के बारे में पूछे कब एस्टेब्लिश की गई थी तो दैट इज 1854। जिस साल में रेल चली थी ना 1853 में मुंबई से थाने, उससे अगले साल ही हमारी क्या हमारी टेक्सटाइल मिल को लगा दिया गया था वहाँ पे बेटा मुंबई में 1854 में। हैंड्स वन ऑफ खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपका ऊपर भी आया फर्स्ट में जहाँ पे ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है किसको? जो आपके होम पे बैठे हैं तो कॉटेज इंडस्ट्री को होने के रूप में क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। सो वी कैन से दैट कौन है बेटा? वो खादी खादी प्रोवाइड करती है किस चीज को बेटा? लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है बेटा, ये बिल्कुल ट्रू है। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। देखो डायरेक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ये आपकी असर्शन और रीजन है बेटा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। एक स्टेटमेंट असर्शन के बाद आपको एक रीजन की असर्शन मिलेगी एंड मार्क द करेक्ट चॉइस। इसकी प्लस चॉइस के बारे में मार्क करना बेटा, करेक्ट चॉइस के बारे में इसके मार्क करना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपका रीजन भी सही है और आपका असर्शन भी बिल्कुल सही है तो आपको क्या करना? उसको आपको एक उत्तर देना जहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड
रीजन के साथ बेटा जो ये है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा किसकी, असर्शन की। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन रीजन आप क्या नहीं है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे केस में आपको करना पड़ेगा कि बोथ असर्शन रीजन तो ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, अगर आपका असर्शन ट्रू है और आपका रीजन क्या बेटा फॉल्स है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब हमारा असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। लेकिन अगर हमारे दोनों असर्शन और रीजन ही फॉल्स है तो वी कैन से दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो हमारे असर्शन और रीजन आर फॉल्स है। देखिए बेटा असर्शन और रीजन में जो हमारा हमें हमेशा क्यों पढ़ने चाहिए, वो इसलिए पढ़ना चाहिए बेटा, ध्यान देना, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बी ऑप्शन में आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं। कई बार वो दे देता है इफ असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, या तो ये मिलेगा या फिर दे देता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन फॉल्स। तो इसलिए ऑप्शन डी को जरूर ध्यान से देखना चाहिए जब भी असर्शन और रीजन की बात आती है, तो इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। देखिए आगे, कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। देखो कभी भी जब भी आप असर्शन पढ़ते हो तो उसके पीछे वाई लगाइए, तो इसका आंसर अगर आपको रीजन में मिलता है तो इसका मतलब वो करेक्ट आंसर है। और अभी दोनों को इंडिविजुअली पढ़ लिया आपको ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, और असर्शन करेक्ट है तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। तो फिर आपके बी और सी में से रहेगा बस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या रीजन फॉल्स है बेटा, दो ही ऑप्शन रह जाएंगे आपके। तो देखो मैंने क्या बोला, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। बिल्कुल बात है, कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करती है जिसको क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड। तो लेकिन ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन क्या रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या आपको आंसर मिला कि डायरेक्ट यूज जो कंज्यूमर करते हैं पोस्ट गुड्स वो क्यों करती है, लेकिन फिर से इतना लिखा कि एग्रो बेस्ड होती है, तो इसमें कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम बोल देंगे बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन यहाँ पे रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके असर्शन की। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्या बोलेंगे इसमें, कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर लाइक शुगर के द्वारा, टूथपेस्ट के द्वारा, पेपर के द्वारा, स्विंग मशीन के द्वारा, फैंस के द्वारा, या एग्रो बेस्ड के द्वारा। ये सारे के सारे कौन से होते हैं बेटा, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है। द रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। इसने बिल्कुल असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट मिनिमाइज करता है इंडस्ट्रियल की? नहीं, बिल्कुल फॉल्स बात है। मिनिमाइज नहीं करता, कैन नॉट मिनिमाइज नहीं करता एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, कैन नॉट मिनिमाइज। क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? और सेकंड क्या बेटा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल यूज। गलत बात है, रॉ मटेरियल यूज करे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। जो आपके एफ्लुएंट्स वगैरह आपके निकलेंगे तो वो भी असर्शन रीजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स। प्रॉपर फ्यूल सिलेक्शन utilization smoke can be prevented by the use of oil instead of coal in industries. Equipment to control emissions can minimize the environmental degradation. तो ये डेवलपमेंट अगर इंडस्ट्री में होगी तो उससे मिनिमाइज आपका एनवायरमेंटल जरूर होगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं, प्रॉपर फ्यूल सिलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन स्मोक कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ ऑयल इंस्टेड ऑफ ऑयल की जगह अगर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो कम होगा। और दूसरे जो मेजर्स है बेटा उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्टेटमेंट जो है असर्शन रीजन दोनों के दोनों क्या है बेटा, फॉल्स है। और इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रीज किसका बूस्ट देती है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर को। देखो competitiveness of manufacturing industries has helped the increase their production and also make production proper and efficient। ध्यान से देखिए, इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स को देती है, बिल्कुल सही बात है, बूस्ट देती है ना, क्योंकि क्यों, वाई, उसका आंसर देखिए रीजन में या नहीं। competitiveness of manufacturing industry has helped in the increasing their production को इंक्रीज करवाया है, और मेड प्रोडक्शन को क्या बनाया है बेटा, फ्री एफिशिएंट बनाया उसके प्रोसेस को। उसको एफिशिएंट बनाने का मतलब क्या है, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए, हाइब्रिड सीड दिया, फर्टिलाइजर दिया, पेस्टिसाइड दिया है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ये इंडस्ट्री ने किसको बूस्ट दिया है बेटा, एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया है। और इसके पीछे रीजन क्या है, competitiveness ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हेल्प किया इंक्रीजिंग करने में प्रोडक्शन में, और आल्सो इंक्रीज किया प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने में। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंडस्ट्री
boost to the agriculture sector बिल्कुल सही है, and competitiveness of the manufacturing industry has helped in increasing their production and also made production process efficient. ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या बोल रहे हैं हम, both the assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है ये तो। इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिग्निफिकेंटली। देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे नेशन में एक यूनिक पोजीशन को लेती है। व्हाई? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन में डायरेक्टली। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये बिल्कुल ही सही बात है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो both assertion and reason are true and assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। देखिए क्या बताया इसके बारे में। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है बेटा जो क्या है बेटा, सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट इन द वैल्यू चेन में कंप्लीट है और रॉ मटेरियल हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है। तो क्या रीजन जस्टिफाइड द असर्शन, रीजन हमारा असर्शन को क्या करता है, जस्टिफाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, एल्यूमिनियम इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेटल फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के द्वारा। क्यों? एल्यूमिनियम इज फ्लेक्सिबल, एल्यूमिनियम क्या फ्लेक्सिबल है और एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसका आंसर हमें रीजन में मिल गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और रीजन क्या बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। देखो, in India, aluminium smelting is the second largest industry। aluminium smelting जो है बेटा वो हमारी second largest industry है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अवर सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इट इज फ्लेक्सिबल है, ये क्या है बेटा, ये फ्लेक्सिबल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा ये हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेटल भी है फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। सो इट इज वाइडली यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉपर एंड जिंक के रूप में इस्तेमाल करता है। तो जो भी कॉपर आता है या जिंक आता है बेट में, उसके किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसका सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। और असर्शन रीजन की क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन क्या आता है बेटा, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। बिल्कुल सही बात है, वो अनडिजायरेबल गैसेस है बेटा, उनके कारण क्या होता है बेटा, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। बिल्कुल यहीं से गलत हो गया। एयर पोल्यूशन के द्वारा बहुत सारे हैजार्डस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बेटा, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, एटमॉस्फेयर को। तो रीजन आपका फॉल्स है, लेकिन असर्शन आपका ट्रू है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन अनडिजायरेबल गैस सच एज, कौन कौन सी जो अनडिजायरेबल गैस है बेटा वो कौन कौन सी है, ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है और हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल जो होता है बेटा कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था एयरबोर्न पार्टिकुलेट में कैसे होते हैं, बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड पार्टिकल होते हैं। लाइक डस्ट हो गया, स्प्रे हो गया, मिस्ट हो गया, स्मोक हो गया। एंड एडवर्सली ह्यूमन हेल्थ को क्या डालते हैं बेटा, वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ रीजन में, क्यों एडवर्सली अफेक्ट नहीं करते हैं। तो दिस रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। असर्शन, केमिकल इंडस्ट्रीज आर लैगिंग बिहाइंड इन इंडिया। क्या लैगिंग बिहाइंड है इंडिया में? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल क्या लैगिंग बिहाइंड नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं और साथ साथ चल रही है। ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर प्रेजेंट, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री वेरी लेस कंपैरेटिवली। देखो ये दोनों ही गलत है बेटा। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट, क्या हैवी स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है, एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज वेरी लेस कंपैरेटिवली, और ग्रोथ इंडस्ट्री की बहुत कम है। बिल्कुल गलत बात है, ग्रोथ भी अच्छी है और स्मॉल स्केल की जगह बेटा यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज भी हमारे इंडिया में यूज की जाती है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफाइंग का मतलब होता है सारी एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग है बेटा। देयर इज ए रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में क्या आ रहा है बेटा, रैपिड ग्रोथ आ रहा है। सो वी कैन से दैट बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। तो यहाँ पे असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया आर फास्ट ग्रोइंग है एंड डाइवर्सिफाइंग है। डाइवर्सिफाइंग का मतलब है अलग अलग तरीके की है। देयर इज a rapid growth in the manufacturing of organic and inorganic chemical। और हमारा जो ऑर्गेनिक केमिकल है और इनऑर्गेनिक केमिकल, उसमें कैसा ग्रोथ हो रहा है बेटा, रैपिड ग्रोथ हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, वेस्ट बंगाल में। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लगता है।
जब बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था बेटा, तो उस टाइम में बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उसकी खेती की जाती थी, किसकी, जूट की खेती की जाती थी। बस फैसिलिटीज अवेलेबल टू एक्सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और बस फैसिलिटी अवेलेबल है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दोनों के दोनों ही क्या बेटा इंडिया में लोकेटेड, इसलिए वेस्ट बंगाल में है। और बस फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको, क्यों क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बस की फैसिलिटी है बेटा, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, किसको एक्सपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर गुड को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बोथ द रीजन एंड सेशन आर ट्रू। तो मोस्ट ऑफ द जूट मिल आर कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, वेस्ट बंगाल में। क्यों, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया इज क्लोज टू जूट मिल्स के है, वाट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, एंड लेबर क्या बेटा वहाँ पे चीप है, और वाटर ट्रांसपोर्ट भी चीप है। द रीजन इज राइट बट नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, लेकिन असर्शन को रीजन को क्या नहीं करता बेटा, करेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा, ए नहीं, सॉरी मैंने आपको बता दिया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वहाँ पे बस फैसिलिटी नहीं है लेकिन चीप ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है बेटा, ये लिख सकते हो आप। तो आप देख लो, कोई भी आपका अगर मान लो क्वेश्चन आता है, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि जूट मिल्स आपका आउट ऑफ सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस से है, तो ध्यान रख लेना। क्यों होता है बेटा किसी भी मिल का, वहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया क्या जूट मिल है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी प्लेंटी में है, लेबर वहाँ पे चीप है, और वाटर ट्रांसपोर्ट भी क्या बेटा वहाँ पे चीप है। तो द रीजन बिहाइंड द बट डोंट एक्सप्लेन द असर्शन को बिल्कुल नहीं करता, और वहाँ पे इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें आप बोलोगे बस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू एक्सपोर्ट। ये दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन इसमें जो रीजन है बेटा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, किसके बारे में, असर्शन के बारे में। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर रिड्यूस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने आपकी जो वीडियो थी उसमें बताया था कि सारे दूसरे पानी की बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर वो करेंगे तो वाटर से, इससे वाटर के रिसोर्सेज बच जाएंगे। एंड एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्री पोल्यूट 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। और रीजन है जो बेटा वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रेन वाटर हेल्प इंडस्ट्री टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करेगा, उनकी वाटर डिमांड्स को मीट करेगा, और वाटर जो हमारा बिल्कुल खराब हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, उसको बचाएगा। हम कह सकते हैं बोथ assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion। तो यहाँ पे क्या था, every liter of waste water discharged by industry pollute 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, 8 टाइम जो क्वांटिटी होती है फ्रेश वाटर को उसको करता है। हार्वेस्टिंग रेन वाटर रिप्लेनिश द वाटर टेबल फॉर, हार्वेस्टिंग करा इन्वेटर करना क्या हो जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी कौन सी वाटर टेबल, एंड हेल्प द इंडस्ट्री टू मेंटेन वाटर रिक्वायरमेंट, जिससे वाटर रिक्वायरमेंट को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। ये था आपका असर्शन नंबर 9। असर्शन नंबर 10 देखते हैं। इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेटा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है ना जो कंट्री की, किसके द्वारा मेजर्ड की जाती है बेटा, वो डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है, क्योंकि इंडिया की प्रोस्पेरिटी लाइज इन डाइवर्सिफाइंग। देखो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में कौन हेल्प करता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो है, इंडिया प्रोस्पेरिटी लाइज करती है बेटा जो डाइवर्सिफाइंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो क्या है, डाइवर्सिफाइंग है बेटा, उससे करते हैं। ये रीजन आपका क्या बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के रूप में बिल्कुल सही नहीं है। तो कह सकते हैं both the assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, reason correct explanation assertion की नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री को डेवलपमेंट में तो करती है, लेकिन रीजन में उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, यस बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड, लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो वी कैन से दैट both assertion and reasons are true but assertion is not the correct explanation of the reason, और assertion of the reason की correct explanation बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड क्या आता है बेटा, क्योंकि कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस करती है शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीलिंग मशीन, फैंस एंड एग्रोबेस, इन सब चीजों को क्या करके वो प्रोडक्शन करती है। तो द रीजन इज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता किसको, असर्शन को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बेटा मिनिमाइज नहीं कर सकती, कर सकती है बिल्कुल गलत बात है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ये गलत बात है बेटा, दोनों के दोनों रीजन एंड फॉल्स के बेटा दोनों ही गलत है। इंडस्ट्रियल गिव्स बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देता है, यस रीजन बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिवनेस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हो रही है वो क्या करता है बेटा, बूस्ट देता है किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को,
कैसे देता है? क्योंकि कम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उनकी हेल्प की है बेटा, किसमें? प्रोडक्शन करने में भी, और आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बना दिया। कैसे एफिशिएंट हो सकता हो? बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्निक्स, इन सब चीजों को प्रोवाइड करके, मॉडर्न इक्विपमेंट्स दे के क्या बना दिया बेटा? उस प्रोसेस को एफिशिएंट बना दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक यूनिक पोजीशन है, बिल्कुल सही बात है। और वो क्यों है? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन को डायरेक्टली क्या करती है बेटा? उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, जनरेशन का, एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इसलिए कौन सी पोजीशन है? इसकी फर्स्ट पोजीशन है। और जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, यही एक इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट करती है इन द वैल्यू चेन वगैरह फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट को बेटा। So we can say that both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion। Aluminium is universally accepted metal for a large number of industries। Aluminium को universally accepted किया जाता है metal for large number of industries के लिए, yes, क्योंकि aluminium क्या है? Flexible है। और reason क्या है बेटा? आपका बिल्कुल true है and is the correct explanation। क्योंकि एक तो universally accepted इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो flexible है, एक तो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो गुड कंडक्टर है बेटा, किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द मेटल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसलिए बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of इसके बेटा assertion की। एयर पोल्यूशन इज caused by हाई proportion of the undesirable gas। नहीं, ये गलत बात है बेटा। assertion करूंगा, देख लेते हैं क्या बोल रही है। एयर पोल्यूशन था, मुझे नॉइज पोल्यूशन लगा। एयर पोल्यूशन किसके द्वारा कॉज किया जाता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होती है बेटा? हाई प्रोपोर्शन होते हैं बेटा, किसका? अनडिजायरेबल गैसेस का। सो एयर पोल्यूशन डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो ये असर्शन तो ट्रू है, लेकिन अफेक्ट करता है किसको? ह्यूमन हेल्थ को। तो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इन सब चीजों करता है। और ये एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल जो होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा? सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल होता है, लाइक डस्ट, स्प्रे एंड मिस्ट एंड स्मोक। और ये क्या करता है? एडवर्सली इफेक्ट करता है किसकी हेल्थ को? ह्यूमन की हेल्थ को, प्लांट की हेल्थ को, प्लांट्स की, एनिमल्स की हेल्थ को। आगे देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज आर लैगिंग बिहाइंड इन इंडिया। बिल्कुल नहीं है, लैगिंग बिहाइंड नहीं है, बिल्कुल जोरों शोरों पर डेवलपमेंट कर रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, उसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं जो बेटा इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। सो वी कैन सी दैट बोथ असर्शन एंड रीजंस आर क्या है बेटा? दोनों के दोनों रॉन्ग है। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग है बेटा। देयर इज ए रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स में, और हमारी फास्ट ग्रोइंग हो रही है बेटा ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में। तो वी कैन से दैट केमिकल इंडस्ट्रीज आर नॉट लैगिंग बिहाइंड इन इंडिया, दे आर डेवलपिंग डे बाय डे। ये डे बाय डे क्या होती जा रही है बेटा? इंक्रीज होती जा रही है इनकी डेवलपमेंट में। असर्शन नंबर 8 क्या है? मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन इंडिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जूट मिल्स कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? वेस्ट बंगाल में। देखो ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल किससे लगता है बेटा? बांग्लादेश से लगता है। तो पहले जब ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ पे, कॉलोनियल रूल था, तो उस टाइम पे बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा खेती होती थी। इसका रीजन हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, बस फैसिलिटी अवेलेबल एक्सपोर्ट करने के लिए, ये रीजन है? नहीं, ये रीजन नहीं है। और रीजन और कोई है, क्योंकि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया क्या बेटा? जूट मिल के वेरी क्लोज है। दूसरा, वाटर अवेलेबल है प्लेंटी में, ये रीजन है। तीसरा, लेबर वहाँ पे क्या है? बिल्कुल चीप है। चौथा क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट क्या बेटा? वहाँ पे चीप भी है। और रीजन राइट इज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये सारे 4 रीजन है जो कि रीजन बिहाइंड करते हैं जूट मिल सारी की सारी लोकेटेड क्यों है? वेस्ट बंगाल में। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। बिल्कुल। और नीचे क्या? रेन वाटर हेल्प द इंडस्ट्री टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट। क्योंकि किससे मीट करता है? वाटर रिक्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि एवरी लीटर ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट ए टाइम ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो रेन वाटर रिप्लेनिश कर देगा वाटर टेबल को और हेल्प करेगा इंडस्ट्री की टू मीट इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। इंडिया प्रोस्पेरिटी लाइज इन डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो दूसरा क्या है? इसका रीजन नहीं है बेटा, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मैन्युफैक्चरिंग के रूप में माना गया, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। क्यों? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इंडस्ट्रीज क्रिएट ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड thus reduce the dependence of the people on agriculture। इंडस्ट्रीज क्या क्रिएट करती है बेटा? वैरायटी ऑफ गुड्स को क्या करती है? क्रिएट करती है और रिड्यूस करती है डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर, की जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है उसको रिड्यूस करती है, एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स में आपकी बढ़ती है।
तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं, जो कि स्मॉल क्वेश्चन थे, एमसीक्यू वर्सेस रीजन ट्रू फॉल्स थे, वो सेक्शन था। अब इसके बाद जो इसके मेन क्वेश्चन है बेटा, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो हम अदर वीडियो में करने वाले हैं। तो इस क्लास सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही बेटा इस क्लास में। आप इनका सेशन इनको बड़े ध्यान से पढ़िए, इससे आपका एक कंसेप्ट का रिवीजन भी हो जाता है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आप कुछ एमसीक्यू थे, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स भी आए थे, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह भी थे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे सब कुछ समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।